अभिषेक अग्रवाल साहब, चूंकि वहाँ से लोग मुंह मोड़ करके इंडिया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये देखना होगा। इंडिया चूंकि एक इमर्जिंग मार्केट में एक अच्छा डेस्टिनेशन ज़रूर यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ मैं पूछूं, अभिषेक जी आपसे पूछूंगा, फिर चल के मैं फिरोज़ अजीज़ साहब से भी यही सवाल लेकर जाऊँगा कि जब भारत और यूएस के बीच में जब ट्रेड डील की बात हुई थी, तो ऐसा लगा था कि अब चाइना से बिल्कुल यूएस मुँह मोड़ लेगा, सारी चीज़ें चाइना में है, काफ़ी हद तक उठ करके हमारे पास आ जाएंगी। अब इंडिया और यूएस के साथ संबंध अच्छे होंगे, चाइना थोड़ा सा आइसोलेट होगा, तो चाइना प्लस वन वाली थ्योरी अब जाके इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन अब चाइना कह रहा है जी यूएस हमसे बातचीत करने को तैयार हो गया है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो वो जो एक्साइटमेंट था, उस वजह से वो एक्साइटमेंट अब खत्म हो रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हम कुछ ज़्यादा ही एंटिसिपेट कर रहे हैं इस तरह से कि एकाएक कोई इतनी बड़ी कंट्री जो है वहाँ से ट्रेड निकल के इंडिया में एकाएक आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यस, 2020 के बाद से इंडिया में जो है एक मूवमेंट हमने देखा है एमएनसीज को लेके, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज को लेके, जहाँ पे उन्होंने इंडिया के अंदर में अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट किया फ्रॉम चाइना। आज भी हमने सुबह-सुबह देखा एक अनाउंसमेंट आई जहाँ पे एप्पल वापस जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे इंडिया में और फर्दर बढ़ा रहा है। सो ये एक तरह से दर्शाता है कि यूएस चाहता है कि उसके पास एक और विकल्प हो और एक अल्टरनेटिव हो चाइना के सामने, जो कि ऑफ कोर्स एक ग्लोबल पावर बन चुका है आज अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को लेके। और इंडिया उस साइज में तो डेफिनेटली कहीं नहीं है, बट एक बड़ा मार्केट जरूर है जहां पे ये किया जा सकता है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई फेडेड ऑफ हो रखा है। शायद एंटिसिपेशन ज्यादा कर ली होगी कि सडनली बहुत बड़ा बिजनेस हम इंडिया में रातों रात मूव होते हुए देखेंगे। बट हमारे यहाँ पे भी हमारे खुद के भी कई सारे चैलेंजेस है, कंसिडरिंग कि हम स्टेट वाइज मूव करते हैं और चाइना जो है एज वन नेशन वन थ्योरी पे काम करता है। सो ये इतना सिंपल नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि इंडिया में जो इससे पहले की जो हिस्ट्री रही हुई है, जहां हम लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर थे लार्जली, वहां पे अब वैल्यू एड्स की चेन में थोड़ा अब ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। और हमने देखा भी कैसे सेमीकंडक्टर जो है अब लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिकअप कर रहा है इंडिया के अंदर में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वो हमारे इंडिया में अभी जो है सेटअप हो रहे हैं। सो यस, यूएस मुझे लग रहा है बहुत एग्रेसिवली इंडिया को देख भी रहा है। और ये रीजन है कि अगर टैरिफ वॉर में देखेंगे तो इंडिया इतनी ज्यादा तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ जितना हमारे पीयर ग्रुप में हम देख रहे हैं चाइना के केस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हमारे पास एडवांटेज रहेगा। इतने बड़े स्केल में नहीं रहेगा, बट यहाँ से शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, कंटिन्यूएशन में रहेगी। फिरोज अजीज साहब, आपका क्या मानना है इस पे, चूंकि एडवांटेज रहेगा जैसा कि उन्होंने सेमी कंडक्टर बिजनेस का एग्जाम्पल भी दिया। नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण सर, मेरे हिसाब से जैसे अभिषेक साहब कह रहे हैं, डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा। देखिए, हमें जो खबरों में और बड़े कंपनियों के ही आंकड़े पता लगते हैं। आप अगर मैंने अपने अपने 3 एक्सपोर्टर क्लाइंट्स से पूछा जिनका यूएस में एक्सपोर्ट था, तो उन्होंने हमने पूछा कि आपकी ऑर्डर बुक बढ़ी या घटी? उन्होंने कहा कि भाई हमारे से ज्यादा वार्तालाप चालू हो गई है, शायद जून तक हमें लास्ट जून के मुकाबले ऑलमोस्ट 40% ज्यादा ऑर्डर आएगा। अब वो 40% ज़्यादा, एमएसएमई, अरे वाह। राइट, 40% ज्यादा ऑर्डर आने की उम्मीद है। राइट, सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ये दिस विल नेवर मेक द न्यूज। राइट, अब मैं तो सिर्फ एक छोटा सा सर्वे किया, मेरा तो मन करता है कि पूरे जो आनंद राठी के 12,000 क्लाइंट हैं, फैमिलीज हैं, उसमें से काफी सारे एक्सपोर्टर्स हैं, एटलीस्ट 1,000 होंगे, उनका सर्वे करके देखूं कि कितना आंकड़ा आएगा, उससे समझ में आएगा कि इंडिया करना प्लस चाहिए था वन आपको। कितनी। मैंने तो बहुत इनफॉर्मल, जो मैं खुद क्लाइंट मैनेज करता हूं, उनसे मैंने बहुत फॉर्मली पूछा, 3 क्वेश्चन पूछे थे। सो बट आई थिंक वी विल डू दिस सर्वे एंड ब्रिंग इट टू यू। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू क्या है ना सर, जब अब काफी सारे क्लाइंट, जैसे आज की डेट में मार्केट वापस आ गई 24,300 की निफ्टी पे, दो अनसर्टेनिटीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे ट्रम्प साहब की है, एक पाकिस्तान इंडिया का टेंशन है, वो वो एक न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन है। अब आप देखें जीएसटी कलेक्शन 11.7% की ग्रोथ, अगर मैं रोज टिकर चलाऊं कि 11.7% की ग्रोथ आई है जीएसटी में 11 महीने में, शायद फिर वो उसका जो पॉजिटिव सेंटिमेंट हो, इंसान को थोड़ा भय कम लगे। राइट, आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देख लीजिए, सॉरी जीएसटी की 9.4 की है और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.7% है फर्स्ट 10 मंथ्स की। इन्फ्लेशन आज 3.7 आया लास्ट क्वार्टर का और 4.6 पे आ गया, लीस्ट अक्रॉस 4 इयर्स। ये मैंने अभी आपको 3-4 आंकड़े गिना दिए जिसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे। बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट सच अपीलिंग न्यूज एज मच एज ट्रम्प एक ट्वीट करते हैं, वो ये सबको भारी पड़ेगा ये खबरों के बीच करता में। है संजय सर, ये कई सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो अभी बता रहे थे फिरोज अजीज साहब। एक चीज़ जो छूट रहा है वो आपको Q4 का रिजल्ट है। काफ़ी हद तक कंपनियों को रिजल्ट तो आ गए, क्या इशारा कर रहे हैं ये?
जी 500 से कम कंपनीज के ही रिजल्ट आए हैं और हाँ। इन रिजल्ट को हम लोग जब आंकते हैं तो हम उनको दो भाग में बांट देते हैं। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है उनको एक तरफ से देखते हैं और जो नॉन बैंकिंग यानी कि जो अच्छा, उनको मैन्युफैक्चरिंग अलग या कर देते हैं। हाँ, हम्म। तो हमने जो देखा इस क्वार्टर के जो अब तक बैंकिंग क्षेत्र के और एनबीएफसीज के रिजल्ट आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितना पहले हुआ करते थे, इन द सेंस कि उनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अगर आज से 3 क्वार्टर पहले देखें तो ईयर ऑन ईयर करीब 30% की हुआ करती थी, वो घट के अब सोचिए कि सिंगल डिजिट में आ गई है। तो ये एक चिंता का विषय है। उसके कंपैरिजन में मैं समझता हूं कि जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है। बट जैसा कि लक्ष्मण जी आप जानते होंगे कि ये चूंकि चौथी तिमाही का रिजल्ट है, कंपनीज के पास दो ऑप्शन है, या तो वो चौथी क्वार्टरली के रिजल्ट 45 दिन के अंदर अनाउंस करें या फिर वो अपनी एनुअल रिजल्ट 60 दिन के बाद 60 दिन के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अधिकांश कंपनी जो है वो अपनी पूरी साल की रिजल्ट उस अवधि के अंदर करेंगे तो ही पूरा पिक्चर सामने आएगा। तो मैं समझता हूं आप अगर आज बाजार का रिएक्शन देखें तो बाजार ने मैं समझता हूं कि थोड़ा मैच्योर रिएक्शन दिया है क्वार्टरली रिजल्ट को, और जब पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि बाजार उन पर पूरी तरह से किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि हम, जैसा आपने भी कहा और सुदीप जी ने भी कहा, कि जो हमारी वैल्यूएशन है वो ऐसी टेरिटरी में नहीं चली गई है कि हम कह सकते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गए हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 जो अगले साल का जो प्रदर्शन है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा हमारे मार्केट के ट्रेजेक्टरी पे। होता क्या है कि शॉर्ट टर्म में बाजार इवेंट्स को देख के रिएक्ट कर जाता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी को देख के करता है, बट लॉन्ग टर्म में तो वैल्यूएशन को देख के ही करेगा। तो मैं समझता हूं कि आगे के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, और बाजार की नजर एक इस जो पर अच्छी काफी बात आपने कही, बनी है। हाँ, एक जो बात आपने कही सिन्हा सर कि जो बैंक एनबीएफसी के रिजल्ट थे वो बहुत ही एक्साइटिंग आपको नहीं लगे। सुदीप सर, इसका क्या मतलब निकाला जाए कि अब तक हम लोग पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि एक सेगमेंट है जहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, पैसे हम लोगों को वहीं डालना चाहिए, कई म्यूचुअल फंड हाउसेज यहाँ पे पैसा डाल रहे थे, अब वो दौर थम गया कि नहीं, अभी भी उसमें पोटेंशियल दिख रहा है आपको? कि संजय जी जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा गौर करना चाहिए। देखिए, बीएफएसआई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे के बिजनेसेस है। अगर आप देखेंगे, सबको मालूम है जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग का बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंस की बात करें या किसी भी तरह की जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, उसमें बहुत जबरदस्त दबाव बना हुआ है। और इस इतना दबाव है कि एसेट क्वालिटी का बहुत ही हालत खराब है। अगर माइक्रो फाइनेंस देखेंगे, और कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो लिस्टेड है, 4-5 बड़े लिस्टेड है, इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनके पास माइक्रो फाइनेंस बुक है, जो यूनिवर्सल बैंक, कुछ यूनिवर्सल बैंक्स के पास भी माइक्रो फाइनेंस के बुक है, सबके माइक्रो फाइनेंस बुक में बहुत जबरदस्त प्रोविजन लेना पड़ा है और एसेट क्वालिटी का बहुत हालत खराब हो गया है। और ये एक फेनोमेनन है जो कि अक्रॉस द इंडस्ट्री बीएफएसआई हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसी के कारण नतीजों में दबाव आया है। इसके साथ साथ और एक चीज भी देखने को मिल रहा है जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ है, पर कहीं कहीं क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा थम गया है, मतलब ग्रोथ का रेट कम हो गया है। और बीएफएसआई में क्रेडिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए था इतना नहीं हो रहा है। और ये दोनों फैक्टर थोड़ा नतीजे को खराब कर रहा है, यही एक्चुअल रियलिटी है। नाउ ओवरऑल बीएफएसआई में अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड लोन कंपनीज जैसे हैं, वहां पे एक लेवल का रेगुलेटरी स्टेबिलिटी आ गया है, गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे शायद आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर जो लीडिंग बैंक्स हैं वहां पे आईसीआईसीआई बोले, एचडीएफसी की बात करें, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोमेंटम वापस आ गया है, उनका एसेट लायबिलिटी दोनों साइड पे अच्छा काम चल रहा है, वहां पे अच्छे नतीजे आ रहे हैं। स्टेट बैंक का नतीजा आने वाला है, देखना पड़ेगा कैसा उनका नतीजे आते हैं। पर बाय एंड लार्ज मैं ये कहूंगा बीएफएसआई एक मिक्स्ड बैग बोला जा सकता है रिजल्ट्स को, और इसमें पिक एंड चूज आपको करना पड़ेगा कि जैसे अनसिक्योर्ड लोन जिनके पास ज्यादा है वहां पे अभी भी खरीदारी करने का या वहां पे ट्रस्ट करने का समय अभी भी नहीं आया है, ये मैं मानता हूं। जिनके पास अनसिक्योर्ड लेंडिंग का बुक बहुत छोटा है,
वहां पे जरूर देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिरोज साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? जैसे जैसे सुदीप सर ने कहा, बिल्कुल सहमत हूं मैं उनसे कि अपॉर्चुनिटी पॉकेट्स में है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें पहले 9 महीने में निफ्टी की जो बैंकिंग की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसकी निफ्टी बैंक की ग्रोथ थी 11% की। अभी 5 कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं निफ्टी बैंक में और 67%, 66.9% की वेटेज के नतीजे आ चुके हैं। उसमें ग्रोथ आई है, 508 रुपए की अर्निंग्स आई है। लास्ट ईयर सेम टाइम में 480 रुपीज की अर्निंग्स थी, विच इज ओनली 4.1%। पहले 9 महीने में 11% की ग्रोथ आई थी और ये महीने में ये तिमाही के जो नतीजे आ चुके हैं, विच इज ऑलमोस्ट 2 तिहाई के आ चुके हैं, सिर्फ 4% की ग्रोथ आई है। बट मेरे हिसाब से जो बाकी बची हैं कंपनियां, ऑलमोस्ट अबाउट 7 कंपनियां और बची हैं, उसमें मेरे हिसाब से डबल डिजिट ग्रोथ की एवरेज आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल आई थिंक 10% की ग्रोथ फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए अच्छी होगी। ऑफ कोर्स थोड़ी फी इनकम में भी हिट आया है क्योंकि फाइनेंस मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत खराब थे। तो बैंकिंग की जो फी इनकम है उसमें ऑफ कोर्स बड़ा कंपोनेंट नहीं होता है। निम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट, बट आई थिंक फी इनकम में जैसे आप अगर उसको ही निफ्टी कैपिटल मार्केट्स जो नॉन बैंकिंग कैपिटल मार्केट बिजनेस है उनकी सेम टाइप पे इस तिमाही -24% की ग्रोथ आई है। तो फी इनकम में बहुत खराब ग्रोथ आई है। ऑफ कोर्स आनंद राठी वेल्थ ने भी अपने नतीजे दे दिए हैं, उसमें हमारी अच्छी ग्रोथ आई थी, बट आई थिंक एज अ निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट वी आर एन एक्सेप्शन। अभिषेक अग्रवाल साहब, तो ऐसे में आप लोग क्या सलाह देना अपने क्लाइंट को कि बैंक एनबीएफसी में रहना, बीएफएसआई सेक्टर में रहना, तो चुनिंदे पॉकेट को पकड़ें, चुनिंदा कंपनियों में जाएं, या फिर आपको कोई और ऐसा इसी के मुकाबले कोई और तगड़ा सेक्टर दिख रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, अगर कोई टिपिकली ये चाहता हो एज अ फंड मैनेजर या अदरवाइज एनीबॉडी हु थिंक्स कि हमें इंडेक्स को बीट करना है या निफ्टी 50 हो या 100 हो, तो फिर आपको वेटेज देखनी पड़ेगी और फाइनेंशियल्स की जो वेटेज है वो हाईएस्ट है। तो अब उस हिसाब से अगर बात करें तो फिर आपको फाइनेंशियल अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा अगर आप बहुत ज्यादा निफ्टी प्रो थॉट प्रोसेस साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वेट होना चाहिए डेफिनेटली। किसी के पोर्टफोलियो में भी आप बीएफएसआई को इग्नोर नहीं कर सकते, बट क्या यही वो सेक्टर है जहां आपका एक्सपोजर होना चाहिए मैसिवली, बिकॉज कहीं इंडेक्स में इतना बड़ा वेट है? तो आंसर इज नो। मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे अब कई सारी चीजें जो है एक नई थीम के तौर पे उभर रही है और वो थीम जो है वो डिकेड ओल्ड थीम बनने वाली है। मैंने तो वैसे भी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दिया, बट वहां पे आपको इतनी सारी कमियां नहीं मिलेंगी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस। डिफेंस के अंदर में इंडेक्स, जो भी हम डिफेंस इंडेक्स देख लें निफ्टी का, वो ये हफ्ते सबसे बड़ा हाईएस्ट परफॉर्मर था, 8% ऊपर था वो इंडेक्स। और उसमें आप कोचिन शिपयार्ड या पारस डिफेंस वो सारी कंपनियां देखिए तो वो सब के सब एकदम जबरदस्त रिटर्न सिर्फ एक हफ्ते पे थी। तो मैटर क्या है कि हम खुद भी चाह रहे हैं कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ लोकल हो, एक्सपोर्ट भी करें, और एनीवेज हमारा बजट का जो एलोकेशन है ओवरऑल बजट टू द डिफेंस बजट, वो भी वर्ल्ड के एवरेज में कम है। और कंसिडरिंग कि अभी बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं, बट ही ऑब्वियस है कि यहाँ से चीजें अब एक्सेलरेट करेंगी इन टर्म्स ऑफ मोर गेटिंग मोर फोकस, इन टर्म्स ऑफ मोर मैन्युफैक्चरिंग। सो ये एक थीम हो गई। अब अगर आप वेट ऑफ द डिफेंस देखेंगे डिफेंस स्टॉक्स का, तो वो सेक्टर ही शायद कहीं नहीं दिखेगा अगर आप आईटी और फार्मा वो सब ट्रेडिशनल सेक्टर लगाएंगे। सो पॉइंट है कि माइंडसेट जो है वो बदलना होगा अगर किसी निवेशक को एक लॉन्ग टर्म प्ले करना है और अब एक सुपर पावर की तरह हमें देखना है अपने आप को और एक बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको नई इमर्जिंग सेक्टर्स को देखना पड़ेगा, आपको ग्रीन थीम देखनी पड़ेगी, आपके हिसाब आपको से सेमीकंडक्टर्स देखने पड़ेंगे, इस तरह की चीजें आपको देखनी चाहिए। हाँ, तो डिफेंस आप जब कहते हैं डिफेंस एक इमर्जिंग सेक्टर आपके हिसाब से है, तो डिफेंस में सुदीप सर आप कहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं? क्योंकि डिफेंस में दो हिस्से में मैं देखता हूँ यूजुअली। एक डिफेंस पीएसयूज हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें जिसको डिफेंस इक्विपमेंट बनाना हो, किसी विदेशी कंपनी को जेवी करना हो तो वहाँ लेके चले जाते हैं। और दूसरा कि जहाँ जब हाईटेक होने की बात होती है तो वहाँ कई सारी कंपनियाँ हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है डिफेंस सेक्टर की। तो आपको कहाँ पोटेंशियल दिखता है सुदीप सर? पोटेंशियल लक्ष्मण जी तो दोनों साइड पे है, पर मैं जो इन्वेस्टर की तौर पे मैं जो मुद्दा यहाँ पे आपके पास सामने ले रहा हूँ वो है वैल्यूएशन। ओवरऑल डिफेंस वैल्यूएशन बहुत ही रिच है। तो यहाँ पे ना सोच समझ के, डिफेंस में पोटेंशियल बहुत है। तो अभिषेक जी का जो कहना है बिल्कुल सही है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में इसमें पोटेंशियल और भी देखने को मिलेगा। ग्लोबली एक रीआर्मामेंट का प्रोसेस चालू हो गया है और उस पे
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिलेंगे, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को नॉर्मली मिलता है कि लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है इंडिया में, तो ऑब्वियसली डिफेंस में भी वो फायदा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को जरूर मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के सामने आएगा। पर यहाँ पे मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको डिफेंस में अभी भी कुछ लेना है तो मैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ मेरा नजर रहेगा, क्योंकि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा एरिया है जहां पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, यही कहा जा रहा है। और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो डिफेंस के तीनों जो 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 पिलर्स हैं, वो तीनों में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है। ये कोई स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए नहीं है, तीनों सेगमेंट के लिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स अप्रोप्रिएट है, एप्लीकेबल है। और हमारी जो पीएसयू कंपनीज है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी बहुत अच्छे कंपनीज है, मतलब उनके बैलेंस शीट क्लीन है, एफिशिएंसी अच्छा है, वैल्यूएशन बड़ा है, पर अभी भी अगर आप लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो ले सकते हैं। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जहां पे ध्यान देना चाहिए, और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है। एक मिनट के लिए और एक शब्द मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इसके साथ साथ शिप बिल्डिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली एक शिप बिल्डिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे क्राइसिस जैसा सिचुएशन सामने आ गया है। यूएस में शिप बिल्डिंग का कैपेसिटी बिल्कुल ज्यादा नहीं है, और शिप बिल्डिंग कैपेसिटी जो चाइना और साउथ कोरिया के पास है, चाइना तो खैर इज अ कंपीटिंग कंट्री माना जा रहा है, साउथ कोरिया का कैपेसिटी अगला 10-15 साल तक पूरा ब्लॉक्ड है। तो शिप बिल्डिंग के लिए दुनिया भर के कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं, और इंडियन शिपयार्ड्स अगर स्केल अप कर पाए सही ढंग से तो वहां पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में जरूर बनेगा। चूंकि मैं इस सेक्टर को कई बार देखता भी हूँ पॉलिसी फ्रंट से, तो ये सरकार के भीतर भी एक फीलिंग है कि शिप बिल्डिंग में जितना ज़्यादा कोस्टल एरियाज हमारे पास है, जितना पोटेंशियल है, हम लोग उसके मुकाबले कहीं नहीं है, तो वहाँ पे कैसे बढ़ावा दिया जाए। बहुत हलचल हो भी रही है शिप बिल्डिंग सेक्टर में। संजय सिन्हा सर, डिफेंस और शिप बिल्डिंग दो चीज़ें निकल कर सामने आई जिस पर आमतौर पर चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, अपने शो में नहीं हो पाया था, लेकिन अब अभिषेक जी के सौजन्य से डिफेंस पर लोगों का ध्यान आ रहा है। आप देखते हैं कि नहीं सेक्टर को? जी, बाजार में देखिए कभी भी मतलब बाजार को जब आप देखते हैं तो उसको दो तरीका से देखा जाता है ना, एक टॉप डाउन और दूसरा बॉटम अप। तो अगर आप डिफेंस और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे अगर टॉप डाउन अपॉर्चुनिटी देखें तो वो भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें हमारी क्षमता है और सरकार का बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और आज आपने जो सवाल पूछा था कि इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी देखें, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो देखिए जो वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है वो काफी हद तक साइज ऑफ द कंपनी से भी रिलेटेड रहती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन दोनों क्षेत्र में, शिप बिल्डिंग और डिफेंस में, वो पब्लिक सेक्टर की हैं, और इन कंपनीज को सरकार के द्वारा ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट है वो काफी ज्यादा रहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको याद ही होगा कि करीब 1 महीना पहले सरकार ने 54,000 करोड़ की डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एक प्रपोजल रखा था। तो इसी के लिए मैं समझता हूं कि ये सेक्टर इसलिए आज बाजार को आकर्षित करता है क्योंकि अपॉर्चुनिटी टॉप डाउन भी है और बॉटम अप अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो भी आपको मिलेंगे इसमें चॉइसेस। खाली खतरा एक है जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं डिफेंस के क्षेत्र में, उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटी तो भारत की डिफेंस सेक्टर से है और कुछ तो उनको अपॉर्चुनिटी विदेशी ऑर्डर से भी मिलते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स की जो रिलायबिलिटी है ना वो कभी कभी उतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो इसलिए छोटे स्केल की कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है तो साथ में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। रिस्क भी ज़्यादा है। फिरोज अजीज साहब, डिफेंस सेक्टर को आप ट्रैक करते हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें एक और दिक्कत आती है कि ऑर्डर तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर पूरा करने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं और फिर लंबे पीरियड के ऑर्डर होते हैं। लक्ष्मण जी, मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर एक बहुत डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल मार्केट्स के आधार पे है। देखिए, मैं कंप्लीटली मानता हूं कि बहुत पोटेंशियल है, बट आज की डेट में एक स्टॉक का इन्वेस्टर इतना पेशेंट का है, राइट? ये जो पूरा ट्रांसपायर होने के लिए एटलीस्ट 4 साल नहीं चाहिए फंडामेंटल को ट्रांसपायर होने के लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो भी कहा गया कि बहुत अच्छी पोटेंशियल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टू डिफेंस बहुत अच्छी वाइड पोटेंशियल है, बट आज जो इन्वेस्टर है ना
वो आज जो खरीदता है वो 6 महीने में मुनाफा देखने की कोशिश कर रहा है, 1 साल में मुनाफा को देखने की कोशिश कर रहा है। इवन म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर भी बोलता है कि यार मेरी स्टॉक कैसे 10% गिर गई है 1 महीने में, 2 महीने में म्यूचुअल फंड की एनएवी। तो बट वो तो गिरेगा। इफ यू बाय अ थीमेटिक सेक्टर, आपको वो थीम पकड़नी है, तो वो फंडामेंटल प्ले आउट करने के लिए 2-3 साल तो मिनिमम लगेगा ना। कंपनी को ऑर्डर लेके प्रोड्यूस करके उसको अर्निंग्स में तब्दील करके आपको क्वार्टरली रिजल्ट देने के लिए 3-4 साल नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आपको अगर डिफेंस एज अ सेक्टर व्हिच इज अ स्ट्रक्चरल बुल रन, तो आपको स्ट्रक्चरल टाइम देना पड़ेगा। देन आई एम कंप्लीटली विथ यू। सेकंड, मैं तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो एक रणनीति अपनाता हूं, उसको बैक टेस्ट भी किया है, अप्लाई भी किया है, वो मैं कभी आपके दर्शकों को बताऊंगा। जहां आप वो स्टॉक्स देखें जो एक साल में समझो कि 10 दिन सबसे बुरे दिन थे, उस दिन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव थे, वो स्टॉक्स में अगर कॉमनैलिटी मिलती है तो वो स्टॉक्स की जो ओनरशिप है, फ्री फ्लोट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ओनरशिप है। ऐसे अगर समझो मैं 3 स्टॉक बताऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव यू स्टॉक रिकमेंडेशंस, बट अगर वो स्टॉक्स देखें जहां मार्केट, जैसे ट्रम्प का ब्लैक मंडे था, उस दिन थोड़े एनएसई स्मॉल कैप के स्टॉक्स पॉजिटिव थे। इसका ये मायने है कि जो भी करंट ओनर है वो मार्केट को ले देख के नहीं खरीदा है उसको। सो द ओनरशिप इज स्ट्रॉन्ग। जब मार्केट की स्थिति अच्छी ना हो तो अच्छे बिजनेसेस खरीदें, और जब मार्केट का मोमेंटम हो तो प्राइस खरीदें। ये रणनीति मेरे लिए काफी काम आई है हमारे क्लाइंट्स के लिए। सो आई थॉट आई ब्रिंग इट टू टेबल। लेकिन आपने जो एक बात कही, क्लाइंट आपसे कहते हैं कि भाई हम इतने दिन तक रुक नहीं सकते, हमें 6 महीने और साल भर में डबल करने वाला हिसाब फार्मूला बताओ, तो क्या बताते हैं उनको आप? नमस्कार करते हैं, बोलते हैं आप हमारे क्लाइंट तो हो ही नहीं सकते।